यहां पॉइंट बी पर जस्ट बाहर अगर देखोगे तो प्रेशर होगा कितना, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, और काइनेटिक एनर्जी यहां से 1 सेकंड में यहां आया। ठीक है, तो ये फर्दर 3 सेकंड और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था लेक के अंदर। कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो टोटल जो डेप्थ होगी डी, अब बहुत केयरफुल रहना, यहां पर हमको सरफेस टेंशन गिवन है न्यूटन पर सेंटीमीटर में, और ये डेंसिटी हमको बताया नहीं कि कौन सी यूनिट में गिवन है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये डेंसिटी जो है ना। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और आज मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं पीवाईक्यूज। कौन से चैप्टर के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के पीवाईक्यूज करने के लिए आपको क्यों, पहले तो मैं बता देता हूं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इसके 30 पीवाईक्यूज अभी आप देखोगे करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उनमें यूनिट्स का हमको बहुत ध्यान रखना है। अगर हमने यूनिट्स गलत करी तो प्रॉब्लम गलत हो जाता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि ये दोनों मिला करके अगर आप देखो तो आपको 2 क्वेश्चन तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे आराम से अगर आपने पीवाईक्यूज ये देखा, उनको साथ के साथ प्रैक्टिस करी, तो आप आराम से 2 क्वेश्चन पक्के कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन करते वक्त आपने पहले से प्रैक्टिस शीट में अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना जब ये वीडियो देख रहे होगे, और क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करना। ठीक है, तो इससे आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा, सिर्फ बैठ करके इसको देखना नहीं। ठीक है, इसको एक यूट्यूब वीडियो की तरह सिर्फ देखो नहीं, आराम से इसको साथ के साथ सॉल्व भी कर लो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। 1 Feb 2023 को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सपोर्ट ऑन अ गिवन प्लैनेट। Block of mass 4 kilogram is attached to the free end of the wire. The acceleration due to gravity on that planet is 1/4 of its value its value on the earth. ठीक है, elongation of the wire is। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। तो अब सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि वायर का इलोंगेशन अगर हमने उससे एक लोड लगा रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा। देखो, यंग्स मॉडुलस होता है, हाँ ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो होता है ये होता है लोड, इसको एरिया से डिवाइड करते हो तो स्ट्रेस आता है, और डेल्टा एल अपॉन एल से डिवाइड कर देते हो, ये यंग्स मॉडुलस हो गया। तो यहां से डेल्टा एल की जो वैल्यू आएगी वो होगा लोड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। अब बस इसमें हम लोगों को वैल्यूज डाल देनी है। तो अगर वैल्यूज में डालूंगा तो हमको सबसे पहले लेंथ दिख रही है 6 मीटर, तो 6 यहां सीधे लिख देते हैं। उसके बाद में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10/4 है। ठीक है, और मास है 4, तो ये 4 into 10/4 हो गया लोड, जो कि इफेक्टिवली 10 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखोगे तो वो है 3 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो 3 मिलीमीटर स्क्वायर को आप 3 into 10⁻³ मीटर लिख सकते हो। तो ये बेसिकली हो गया 3 into 10⁻³ मीटर का स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा into 10⁻⁻6। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया, और यंग्स मॉडुलस आपने लिख दिया कितना, 2 into 10⁻11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से पहली बात तो 6 और 6 ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया, बस हमको पावर्स देखने रहेंगे। तो ये हो गया हमारा, ऊपर है 10 और डिनोमिनेटर में है 10⁻5, है ना। तो ये 10⁻5 ऊपर आएगा, तो 10⁻⁻5 और 10⁻4 मीटर हो जाएगा। 10⁻⁻4 मीटर का मतलब होता है कितना, 0.1 mm। ठीक है, तो mm में अगर आपको आंसर मार्क करना है तो ऑप्शन सी खुशी खुशी आप मार्क कर सकते हो, ये हो जाएगा आपके पहले सवाल का जवाब। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इसको मैं मार्क कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा हुआ है फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्टील वायर ए rigidly clamped at one end। ठीक है, एज अ रिजल्ट इलोंगेशन इन वायर इज 0.2
mm, ठीक है. If the same force is applied to another steel wire B of double the length and a diameter 2.4 times that of the wire A, elongation in the wire B will be, ठीक है, wire having uniform cross sections. All right. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना था कि elongation निकालना था दूसरे वायर में. तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों वायर स्टील के वायर है. स्टील के वायर है तो यंग्स मॉडुलस तो सेम रहेगा. तो यंग्स मॉडुलस इसका मतलब हम लोग बोलेंगे F1 अपॉन A1, ये हुआ लोड, डेल्टा L1 अपॉन L1, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हुआ यंग्स मॉडुलस. यहां से F2 L2 अपॉन A2 डेल्टा L2 हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है. तो अब बस यहां से डेल्टा L2 ये हो जाएगा डेल्टा L1, ठीक है. अच्छा, अब हमसे ऐसा बोल रहे हैं इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड, तो F1 और F2 तो सेम है, तो उनको तो मैं छोड़ देता हूं, ठीक है. और इधर की तरफ आएगा आपका डेल्टा L1, डेल्टा L2 को इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा L1 इधर लेके गया, A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाइड बाय L2 अपॉन L1, है ना. और बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. अब यूनिट का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है. तो अगर डेल्टा L1 देखोगे तो 0.2 mm है. अब इसको मैं mm में ही रख लूंगा तो फाइनल आंसर मुझे mm में आ जाएगा, ठीक है. तो ये मैं लिख लूंगा 0.2, ठीक है, mm में ही लिखा है इसको. अब A1 अपॉन A2 देखते हैं. ऐसा लिखा हुआ है जो डायमीटर था वो 2.4 टाइम्स था, ठीक है, दैट ऑफ वायर A. तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, ये रेशियो आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4. फर्दर जो लेंथ था वो डबल था, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2, ठीक है. तो ये सारा कुछ रेशियो में है, सारा कुछ रेशियो में है. और ये वाली लेंथ डेल्टा L1, ठीक है, ये मैंने किस में ले ली है, ये वाली मैंने ले ली है मिलीमीटर में, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि इसको जो सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर जो होगा वो मिलीमीटर में मिल जाएगा. और इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 से थोड़ा सा कम आएगा, 6.9 इंटू 10 पावर -2 mm के आसपास आ जाएगा. सॉल्व करके आप देख सकते हो. तो इसका आंसर आप डी मार्क कर देना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला सवाल जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है वायर ऑफ लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, लेंथ changes to L1 and L2 when masses 1 kg and 2 kg are suspended, ठीक है, then the value of L is equal to, ठीक है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस दोनों ही केसेस में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले केस में वेट कितना था 1 इंटू 10, मतलब कि 1 इंटू जी, ठीक है. क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, ठीक है, और L1 माइनस L, ठीक है, ये हुआ डेल्टा L अपॉन L, ठीक है. ये होना चाहिए. दूसरे केस में लोड कितना हुआ 2G अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम लगभग कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा होगा. चेंज इन लेंथ कितना होगा L2 माइनस L अपॉन एक्चुअल लेंथ, ठीक है. तो यहां से GL अपॉन A तो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं L2 माइनस L ये हो जाएगा 2 टाइम्स L1 माइनस 2 टाइम्स L, ठीक है. तो यहां से L की वैल्यू हो जाएगी 2L1 माइनस L2. L की वैल्यू कितनी 2L1 माइनस L2. तो कौन सा हमारा सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है. देखो आइडिया बस ये है कि अगर एक वायर है उसके लिए अगर हम लोग देखें तो जो यंग्स मॉडुलस है, अगर मटेरियल नहीं आपने चेंज किया तो यंग्स मॉडुलस तो उसका सेम रहेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली पहले जैसा क्वेश्चन है. लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1 व्हेन टेंशन इन इट इज T1 एंड इट इज L2 व्हेन टेंशन इन इट इज T2. नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर इज. अब देखो पहली सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो T1 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर एक्चुअल लेंथ L है तो L1 माइनस L अपॉन उसका एक्चुअल लेंथ L. ये क्या हुआ, ये हुआ यंग्स मॉडुलस. दूसरी सिचुएशन में लोड कितना आएगा T2 अपॉन A,
चेंज इन लेंथ क्या है, L2 माइनस एक्चुअल लेंथ L अपॉन लेंथ L, ठीक है। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। T1 देखो L अपॉन ए तो चला गया, T1 L2 माइनस T1 L, ये आ जाएगा T2 L1 माइनस T2 L, ठीक है। तो बस यहां से T2 माइनस T1 टाइम्स L, ये हो जाएगा T2 L1 माइनस T1 L1, ठीक है। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी T2 L1 माइनस T1 L2, ये T1 L2 था ना, T1 L2, ऑल राइट, T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ऐसा आ जाएगा लेंथ, ठीक है। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी मेरे ख्याल से इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है टू यंग्स moduli of two wires A and B are in ratio 7:4. Wire A is 2 meter long and has radius r. Wire B is 1.5 meter long and has radius 2 mm. ठीक है। If the two wires stretch by the same length for a given load, then value of r is close to. अब देखो यहां पर y इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। हमको लिखा हुआ है कि F अपॉन डेल्टा एल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y a अपॉन एल, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे y a, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन एल ए, ये हो जाएगा y b मल्टीप्लाइड बाय पाई आर बी का स्क्वायर अपॉन एल बी, राइट। और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, वाई बी अपॉन वाई ए, ठीक है। और इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर बी का स्क्वायर एल ए अपॉन एल बी, ऑल राइट। तो वाई बी अपॉन वाई ए ये क्या हो जाएगा, 4/7, ठीक है। आरबी को मैं मिलीमीटर में ही रख लेता हूं, 2 mm का स्क्वायर, और एल ए अपॉन एल बी, एल ए का वैल्यू कितना था 2 और एल बी का वैल्यू कितना था 1.5, ठीक है। तो यहां से अगर इसका रूट ले लोगे, तो ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.7 mm का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट लोगे तो करीब करीब 1.7 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, ठीक है, is made from a material whose Young's modulus of elasticity equals y. When this rod is heated to temperature T, the simultaneously subjected to a net longitudinal compressional force F, ठीक है, its length remains unchanged, coefficient of volume expansion of the material of the wire is. अब आप देखो जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होने वाला था डेल्टा एल बाय एल, उसको क्या हम अल्फा डेल्टा टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं, रॉड को हीट करने की वजह से जो डिफॉर्म हो गया वो कितना हो गया, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और इसी को यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर लगाया क्या, फोर्स लगाया, ठीक है, कितना फोर्स, F, ठीक। तो F फोर्स लगाया इसको कंप्रेस करने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाया इसको एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, ये यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो यहां पे स्ट्रेन डेवलप होना था वही कॉम्पनसेट हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। मतलब आप ऐसे समझो कि टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी वजह से जितनी लेंथ बढ़ी, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, उसकी वजह से जितनी लेंथ कम हुई, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज कॉम्पनसेट हो गई लगभग, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा ये टेम्परेचर कितना बढ़ाया था T,
तो ये डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा टी की वैल्यू हो गई टी। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो गई एफ वाई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी, और जो गामा होता है वो 3 टाइम्स अल्फा होता है। गामा जो होता है वो 3 टाइम्स अल्फा होता है ना। गामा जो होता है 3 टाइम्स अल्फा होता है। आई थिंक एक मिनट, ये वाई डिनोमिनेटर में आएगा ना, स्ट्रेस अपॉन, ओके ओके ओके, यहां पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी, ये होगा स्ट्रेस मतलब एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ना। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। यहां से डेल्टा टी की वैल्यू टी डाल देंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, और इसलिए अल्फा का वैल्यू आ जाएगा एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो गामा हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा, जो कि होगा 3f अपॉन पाई आर स्क्वायर टी इंटू वाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3f अपॉन पाई आर स्क्वायर टी वाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है normal density of a material is rho and its bulk modulus of elasticity is k. Magnitude of increase in density of material when pressure P is applied uniformly to all sides. अब देखो जो बल्क मॉडुलस होता है ना K, वो होता है माइनस पी डीवी बाय वी, ठीक है। तो डीवी बाय वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा माइनस पी बाय के। अब अगर मास कांस्टेंट है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगा, है ना। तो यहां पर अगर दोनों तरफ हमने लॉग लेकर के डिफरेंशिएट किया, अगर मास कांस्टेंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एल एन एम इज इक्वल टू एल एन रो प्लस एल एन वी, ठीक है। तो यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन वी। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी मैग्नीट्यूड में सेम होगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के, लेकिन बस साइन उल्टा रहेगा, ठीक है। साइन उल्टा क्यों रहेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां से अगर हमको डी रो अपॉन रो लिखना है, डी रो अपॉन रो, तो हो जाएगा प्रेशर अपॉन के। तो डी रो का वैल्यू हो जाएगा रो टाइम्स प्रेशर अपॉन के, रो टाइम्स प्रेशर अपॉन के, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है two steel wires having same lengths are suspended from a ceiling under same load if ratio of their energy stored per unit volume is 1:4 ratio of their diameters, ठीक है। अब देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो ये होता है हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हाफ, स्ट्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब अगर दोनों स्टील वायर से, ठीक है, तो अगर E1 बाय E2 हम देखें, E1 बाय E2, तो लिखा हुआ है 1/4, जो कि होगा एफ स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, क्योंकि लोड तो देखो सेम था, ठीक है। तो अगर डायमीटर्स का रेशियो देखें तो यहां पर ये हो जाएगा आपका D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, ठीक है। तो D2 पावर 4 अपॉन D1 पावर 4 ना, एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से D2 अपॉन D1 अगर आप देखोगे तो इसका फोर्थ रूट 1 अपॉन रूट 2 आएगा, और इसलिए अगर D1 बाय D2 अगर जानना चाहते हो आप तो रूट 2 बाय 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमको इसका ऑप्शन डी मार्क कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कंसीडर अ वाटर टैंक। ऐसा एक वाटर टैंक है, ठीक है। हमको बोला its cross sectional area is 0.4 meter square. The tank has an opening B near the bottom where cross sectional area is 1 centimeter square. Load of 24 kilogram is applied on the water on the top. When the height of the water level is 40 centimeter above the bottom, the velocity of water coming out of the opening is v meter per second. The value of v closest to nearest integer is. All right. तो मैं क्या करता हूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूं। मान लेते हैं ये ऐसा लिक्विड जो है ना नीचे v डैश वेलोसिटी से आ रहा है और यहां से लिक्विड v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा। तो अब आप देखो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 0.4 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वेलोसिटी v डैश ना के बराबर रहेगी। तो सबसे पहली बात तो v डैश की वैल्यू मैं लगभग 0 बोल दूंगा। उसके बाद में अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाऊंगा तो पॉइंट ए पर देखो सबसे पहले प्रेशर लिखता हूं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए हो जाएगा पी नॉट प्लस इस वेट की वजह से कुछ प्रेशर आएगा कितना mg अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, प्लस ये हाइट रो जी एच, ठीक है, और वेलोसिटी को मैंने नेग्लिजिबल मान लिया इधर, ठीक है। दूसरे एंड पर यहां पॉइंट बी पर जस्ट बाहर अगर देखोगे तो प्रेशर होगा कितना पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। ऑल राइट, तो बस यहां से हमको वी स्क्वायर जो है वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ, देखो पी नॉट तो चला गया, ठीक है, यहां पे आएगा 2mg अपॉन रो ए प्लस ये v लिख देते हैं ना v, ठीक है, 2mg अपॉन रो ए, ऑल राइट, प्लस 2gh, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं जरा वैल्यूज। हाइट कितनी थी देखो, अगर हाइट देखें तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, 0.4 इंटू 2 0.8, ये टोटल आ गया 8, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 2 और 24 मतलब कि 24 48 480 अपॉन रो डेंसिटी, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है वाटर है तो ये हो जाएगा डेंसिटी 1000, ठीक है, और फिर एरिया, एरिया है 0.4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, मैं लिख ही देता हूं, 2 इंटू 24 इंटू 10 अपॉन ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ठीक है, और प्लस यहां पर आ जाएगा 40 80 इंटू आई मीन 0.8 इंटू 10 मतलब कि ये आ जाएगा 8, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये 9.2 का कुछ स्क्वायर आता है, ठीक है, 9.2 का रूट आता है, 9.2 का रूट मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको 3 लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐसा यूनिट में देखोगे तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, ठीक, ये वैल्यू करीब करीब 9.2 आती है, आराम से सॉल्व करके देख लो। ये 400 आएगा नीचे, वो भी 42 इंटू 24 अपॉन 40 तो 4 चला जाएगा, 9.2 के आसपास आता है, ये 1.2 आएगा 9. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी रो d is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension t, radius of droplet is। ठीक है, अब ड्रॉपलेट का आपको रेडियस निकालना है और ऐसा बोल रहे हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ होगा, मतलब कॉन्टैक्ट एंगल इस तरीके से था कि सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। ठीक है, तो ये लो, मैं ऐसा बोलूंगा कि नीचे की तरफ वेट लगा, ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगा और ऊपर की तरफ ही सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसा अगर ये रेडियस r है तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय t, है ना। बायंट फोर्स चूंकि आधा वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, ठीक है, और ठीक है, तो लिक्विड की डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय 2/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय g। और जो वेट की बात करेंगे तो ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट का जो डेंसिटी है d
मल्टीप्लाइड बाय पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, अब देखो नीचे की तरफ वेट, ये ऊपर की तरफ बायन फोर्स और सरफेस टेंशन दोनों को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ बायन फोर्स और सरफेस टेंशन दोनों को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, तो बस अगर हम लोग इसको इस तरीके से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी। देखो यहां पर मैं लिख दूंगा, इधर अगर मैं लिखूंगा तो देखो ये हो जाएगा 4, मैं सीधे कॉमन लेकर के डायरेक्टली लिख रहा हूं, 2π/3 आर क्यूब 2d माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय जी, ये हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाइड बाय टी, है ना। और यहां से अगर r की वैल्यू निकालोगे तो एक r तो कैंसिल होगा, उधर जाएगा 3, ठीक है, 2π और 2π कैंसिल हो जाएगा, तो 3t आएगा, 2d माइनस रो इंटू जी डिनोमिनेटर में आएगा। तो आई थिंक ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3t अपॉन ब्रैकेट के अंदर 2d माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो गया है आंसर। ठीक है, आराम से देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस पे लिखा हुआ है फिगर शोज अ लिक्विड ऑफ गिवन डेंसिटी फ्लोइंग स्टेडिली इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ठीक है, ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, cross sectional area at A is 1.5 centimeter square and B 25 millimeter square. If speed of liquid at B is 60, then PA minus PB is। तो मैं पहली बात तो ये बोल सकता हूं कि देखो A पर और B पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अगर लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने देते इसको, मल्टीप्लाइड बाय VA, ठीक है, वो हो जाएगा 25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 पावर माइनस 2। ठीक है, 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से VA का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 25 अपॉन 1.5 को 15 इंटू 10 पावर माइनस 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 पावर माइनस 1 इंटू 60, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 5/3 इंटू 6, 5/3 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया VA का वैल्यू। अब उसके बाद में बात करते हैं, अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, PA माइनस PB, तो मैं क्या लिखूंगा, PA प्लस हाफ रो VA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से PA माइनस PB ये हो जाएगा रो बाय 2 VB माइनस VA का स्क्वायर, VB है 0.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस VA हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर रो की वैल्यू हमको कितनी डालनी है, रो डालना है 1000। ठीक है, तो रो की वैल्यू 1000 डाल दोगे तो ये आ जाएगा आपका 175 आ जाता है, ये 175 पास्कल आ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देख लो, लिखा हुआ है when a ball is dropped into a lake from a height 4.9 meter above the water level, it hits the water with velocity v and then sinks। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बॉल था, उसको आप 4.9 मीटर से ड्रॉप किए। ठीक है, तो 4.9 मीटर इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, 4.9 इज इक्वल टू हाफ
इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 1 सेकेंड पर ये ऐसा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड बाद जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो जी टी मतलब 9.8 इंटू 1, ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद में लेक के अंदर विस्कोसिटी की इफेक्ट की वजह से अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो मुझे बता दो कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या होगा इसके ऊपर, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो अगले 3 सेकंड में कितनी कितनी डिस्प्लेसमेंट करने वाला है। देखो टोटल टाइम इसमें लिखा हुआ है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड तक ये चला था। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये लेक की सरफेस है, ठीक है। यहां से 1 सेकंड में यहां आया, ठीक है। तो ये फर्दर 3 सेकंड और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था लेक के अंदर। कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी थी? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो टोटल जो डेप्थ होगी डी वो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, जो कि 30 से थोड़ा सा कम, 30 से थोड़ा सा कम कौन सा है? ऑप्शन बी सही आंसर लग रहा है, 29.4 मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है लाइट सिलिंड्रिकल वेसल इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एरिया ऑफ बेस इज ए, a whole of cross sectional area A is made just at its bottom side, ठीक है। minimum coefficient of friction necessary to prevent sliding of vessel due to impact force of the emerging liquid। मान लेते हैं ये है हाइट h, ठीक है। जब यहां से लिक्विड ऐसा बाहर निकला ना v वेलोसिटी से, तो थ्रस्ट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा v dm by dt, ठीक है। ये v क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। v रिलेटिव dm by dt, ये हम लोगों ने पढ़ा था रॉकेट प्रोपल्शन में, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन में पढ़ा था। अच्छा, अब आप देखो वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो dm by dt जो कि नेगेटिव है, dm by dt इससे मास कम हो रहा है, तो ये जो फोर्स है वो इधर की तरफ डेवलप होगा, ठीक है। इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इधर आएगा, और फ्रिक्शन बस जैसे तैसे अपोज कर पा रहा है, तो ये हो जाएगा कितना? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। अच्छा, अब मास फ्लो रेट dm by dt जो होता है वो होता है रो टाइम्स वॉल्यूम फ्लो रेट dv by dt, और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा रो ए वी, ठीक है। तो ये थ्रस्ट फोर्स क्या होगा? थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर, जो कि वेलोसिटी यहां से कितनी निकलेगी? अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रो ए मल्टीप्लाइड बाय 2gh। अच्छा, अब फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम देखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो इसके वेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये वाला ओपन सरफेस का एरिया, मल्टीप्लाइड बाय ये डेप्थ h, ये तो हुआ वॉल्यूम, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास, और g से मल्टीप्लाई किया तो वेट, म्यू के इक्वल, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर FL इज इक्वल टू FT बोलूंगा तो मुझे म्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो म्यू कितना मिलेगा? देखो रो और रो तो चला गया, जी और जी भी चला गया, एच और एच भी चला गया, तो बचा क्या? 2a अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। तो म्यू कितना बचा? 2a अपॉन कैपिटल ए, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था कितना? 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमको मिल गया 2a अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। आराम से देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2a अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल राइट। अब क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड सरफेस टेंशन 7.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, और द रेडियस ऑफ ड्रॉप इन सेंटीमीटर विल बी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, उससे रिजल्ट बोरो कर लेते हैं। ये देखो 10th क्वेश्चन, आर कितना था? अंडर रूट 3t अपॉन 2d माइनस रो मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है। तो यहां पर आर की वैल्यू लिखूंगा मैं अंडर रूट 3t
अपॉन 2d माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिक्विड की डेंसिटी, ड्रॉप की डेंसिटी जो थी वो रो थी और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा थी। तो यही वाला रिजल्ट हमारा मॉडिफाई होकर के आर आ जाएगा √3 इंटू टी अपॉन 2 टाइम्स रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है। अब वैल्यूज डालते हैं। अब बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल रहना। यहां पर हमको सरफेस टेंशन गिवन है न्यूटन पर सेंटीमीटर में, और ये डेंसिटी हमको बताया नहीं कि कौन सी यूनिट में गिवन है। ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये डेंसिटी जो है ना एसआई यूनिट में लिखा हुआ है, तो हर चीज को मैं एसआई यूनिट में लिखता हूं। तो ये देखो सरफेस टेंशन जो लिखा हुआ है ना वो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मैं कितना लिख दूंगा, 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। तो ये इफेक्टिवली 7.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर आ गया। अब ये सब कुछ एसआई यूनिट में हमने लिख लिया है। √3 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 2 रो माइनस सिग्मा, और जी की वैल्यू हम लोग एसआई यूनिट में 10 लिख देंगे। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ओ आई एम सॉरी, ये 10⁻⁻2 होता है। सेंटीमीटर जो होता है 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है। तो यहां पर भी मैं डाल दूंगा 10⁻⁻2। ऑल राइट। ये ऊपर आएगा तो 10⁻⁻3, एक पॉइंट यहां से भी ले लोगे तो 10⁻⁻4। ठीक है। तो ये इफेक्टिवली आ जाएगा कितना, 75 का डबल कितना होता है, 3 टाइम्स, मतलब 225 मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन √2 रो माइनस सिग्मा मीटर। और हमको ये सेंटीमीटर में बताना था, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन √2 रो माइनस सिग्मा। तो करेक्ट आंसर इसका हम लोग ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। ठीक है। तो 14th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, 2 small droplets of mercury each of radius r coalesce to form a single large, ठीक है, ड्रॉप। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है। सरफेस एनर्जी होता क्या है, सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी हो जाएगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय, अगर रेडियस r है तो 4πr² मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, अब जब एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, मतलब 2 इंटू 4π/3 r², दिस शुड बी इक्वल टू 4π/3 r⁻³ और यहां से r' जो होगा वो होगा 2⁻⁻1/3 मल्टीप्लाइड बाय r। ठीक है। तो फाइनल सरफेस एनर्जी जो होगी वो होगी T सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4π मल्टीप्लाइड बाय r' का स्क्वायर, मतलब 2⁻2/3 मल्टीप्लाइड बाय r²। अब हमने बोल रहे हैं इनिशियल और फाइनल सरफेस एनर्जी, इसका रेशियो बताओ। तो E इनिशियल अपॉन E फाइनल अगर आप देखोगे, डिवाइड करोगे, तो मेरे ख्याल से ये बचेगा 2/2/3, जो कि हो जाएगा 2/2/3, राइट, 2/3, जो कि हो जाएगा 2⁻1/3/1, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका आप मार्क कर देना ऑप्शन ए। 15th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। In an experiment to verify Stokes' law, small spherical ball of radius r and density rho falls under gravity through a distance h in air before entering a tank of water. If terminal velocity of the ball inside water is same as its velocity just before entering the water surface, then value of h is। अब देखो h हाइट से अगर किसी चीज को गिराया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। ठीक है। h हाइट से अगर गिराया तो वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, और यही टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल है। तो आई थिंक आपको याद होगा 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन a थीटा, ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी।
तो यहां से रूट एच प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के, तो एच प्रोपोर्शनल होगा आर पावर 4 के। तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर देना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में व्हेन टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस ए एंड बी कोलेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेसेस। देखो अगर एक बड़ा सोप बबल है, ऐसा एक बड़ा सोप बबल, और इसके कांटेक्ट में एक ऐसा छोटा सोप बबल आया, तो होता क्या है, ऑलराइट, ऐसा छोटा सोप बबल, ठीक है। तो होता क्या है, इनका जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस है ना, यहां पर एक इस तरीके का बल्ज बन जाता है जिसका कॉनकेव पार्ट होता है छोटे वाले की तरफ, ठीक है। अगर ये है ए, ये है बी, तो इस कर्व सरफेस पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो यहां पर, अगर पी ए देखें हम, पी ए, और यहां पर प्रेशर पी बी, तो पी ए, ऑलराइट, पी ए ये हो जाता है पी नॉट प्लस 4t अपॉन ए, और पी बी हो जाता है पी नॉट प्लस 4t अपॉन बी। ऑब्वियसली बी अगर बड़ा है तो प्रेशर बी पे कम है, तो एक बल जैसा आएगा, ठीक है। इधर की तरफ एक्सेस प्रेशर अगर हम लोग देखें तो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर का डिफरेंस होगा एक्सेस प्रेशर, जो कि आ जाएगा 4t अपॉन ए माइनस 4t अपॉन बी, वही होगा इस कर्वेचर पे 4t अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और यहां से r की वैल्यू हमको मिल जाएगी ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 8 equal drops of water are falling through air with steady speed of 10 centimeter per second. The drops coalesce the new terminal velocity, एक तरीके से, है ना। तो आप देखो अगर 8 ड्रॉप्स कोलेस हो तो उनके वॉल्यूम, मतलब कि 8 टाइम्स, मैं आर क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है, 4/3 पाई तो मैं हटा ही दे रहा हूं, इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। देखो मैंने वॉल्यूम इक्वेट किया है टोटल, अगर डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है, 4/3 पाई को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ ही था, ठीक है। तो यहां से आर डैश जो होगा वो हो जाएगा 2r, रेडियस तो हो गया डबल, ठीक है, रेडियस कितना हो गया, डबल। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ये रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका मतलब vt डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स vt होगा, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो रेडियस डबल हो गया तो 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 मतलब 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। टर्मिनल वेलोसिटी vt ऑफ स्फेरिकल रेन ड्रॉप डिपेंड्स ऑन रेडियस r ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप एज। हमने पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2r स्क्वायर अपॉन 9 ईटा, यहां पर आ जाता है रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जी, तो ये r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन सी इसका मार्क कर देना, 19 का ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। Water drop of radius 1 micrometer falls in a situation where effect of buoyant force is negligible, ठीक है। Coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 power 5 Newton second per meter square and its density is negligible as compared to water which is 10 power 6 gram per meter cube, ठीक है। Terminal velocity of water is, ठीक है। अब यहां पर आपको टर्मिनल वेलोसिटी वाटर की कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं सीधे सीधे वैल्यूज डाल रहा हूं, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी में मैं यहां पर लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस है कितना 1 माइक्रोमीटर, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 12 आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में डेंसिटी मैं वाटर की डालूंगा, वाटर की डेंसिटी हो जाएगी, अब 10 पावर 6 मत लिख देना, इसको लिखना 10 पावर 3। 10 पावर 3 क्यों लिखा, एसआई यूनिट में लिखेंगे, 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद में यहां पे जी लिख दोगे 10, क्योंकि हमको तो एयर की डेंसिटी को नेग्लेक्ट करना था, और डिनोमिनेटर में आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा। ईटा की वैल्यू कितनी है, ईटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5, ठीक है। और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे
तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है आपका 123.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑप्शन डी इससे आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो बस वैल्यू डाल करके बस इसको सॉल्व ही करना था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अगेन इस क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी हमको ले दे करके वैल्यूज डाल करके सॉल्व ही करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, रेन ड्रॉप with radius r 0.2 mm falls from a cloud at height 2000 meter above the ground। ठीक है, assume that the drop is spherical through its fall and the force of buoyancy may be neglected, then the terminal speed attained by the raindrop is। force of buoyancy को अगर आपने neglect कर दिया तो v जो हो जाएगा वो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 2r² रो g अपॉन 9 ईटा, राइट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू रेडियस देखते हैं 0.2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब रेन ड्रॉप है तो उसकी डेंसिटी हम लोग कितनी ले लेंगे 1000। ठीक है, 1000 और जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ईटा, ईटा कितना है 1.8, ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 10⁻⁻5। ठीक है, देखो सब कुछ हम लोगों ने इसमें एसआई यूनिट में लिखा है ना, और इसको अगर सॉल्व करके आप निकालोगे तो ये जो टर्मिनल स्पीड आएगी वो 4.94 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाती है। ऑप्शन ए हमारा इसका सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में spherical soap bubble of radius 3 is formed inside another soap bubble of radius 6 if internal pressure of the smaller bubble of radius 3 in the system is equal to internal pressure of another single soap bubble of radius r, value of r is। अब देखो ये क्वेश्चन को करने के लिए ये एक सोप बबल है, इसके बाहर एक सोप बबल है। ठीक है, इसका रेडियस है 6, इसका रेडियस है 3। ठीक है, अब अगर यहां पर प्रेशर है P1 और यहां पर प्रेशर है P2, तो मैं कह सकता हूं कि P1 हो जाएगा P0 प्लस 4T/6। ठीक है, रेडियस मैं सेंटीमीटर में ही ले लेता हूं क्योंकि फाइनल आंसर भी मुझे किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में। P2 जो होगा वो हो जाएगा P1 प्लस 4T/3 एक्सेस प्रेशर, मतलब कि P2 P1 के ओवर एंड अबव 4T/3 होगा। तो यहां से P2 की वैल्यू P0 प्लस 4T 1/6 प्लस 1/3 आ जाएगा। अगर एक बबल है जिसका रेडियस r है तो उसके अंदर प्रेशर कितना होगा P0 प्लस 4T/r। बस इसको इक्वेट कर देंगे तो यहां से 1/r की वैल्यू कितनी आएगी 1/6 प्लस 1/3 जो कि आ जाएगा 3/6 मतलब 1/2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमको आंसर कितना दे देना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, इसमें लिखा हुआ है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r acquires a terminal velocity v1 with when falling through a viscous fluid having coefficient of viscosity eta। The sphere is broken into 27 identical solid spheres if each of these spheres acquire a terminal velocity v2। ठीक है, रेशियो ऑफ v1/v2। तो आप देखो कि 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 27 टाइम्स 4/3 पाई r' का क्यूब, है ना। वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा 27 पार्ट्स में टूटने के बाद भी, और यहां से r' की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे ख्याल से हो जाएगी r/27 का क्यूब रूट मतलब 3। अब टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से v' अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा r' अपॉन r का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो इनिशियल एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी v2। ठीक है, तो ये v' ही क्या है v2
और v क्या है, v1। ऑल राइट, तो हमको v1 बाय v2 निकालना है ना। यहां पर निकालना क्या है, v1 बाय v2। तो v1 बाय v2 यहां से क्या हो जाएगा, v1 बाय v2 का वैल्यू हो जाएगा 9/1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। लिखा हुआ 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इन नेग्लिजिबल मास, one made of steel, other made of brass, are loaded as shown in the figure. Elongation of the steel wire is, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको स्टील वायर का एलोंगेशन निकालना है मीटर में। ठीक, तो ये है स्टील वायर, इसके ऊपर लोड कितना है, 2 + 1.414। ठीक है, तो डेल्टा एल मैं लिख सकता हूं लोड mg अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया यंग्स मॉडुलस एल। ठीक है, चलो तो लिखते हैं, ये mg लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 1.14, तो 3.14। g की वैल्यू हमको बोला 10 ले लेना। ठीक है, लेंथ कितना है, इस वायर का लेंथ है 1.6। ठीक, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे तो पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 ये रेडियस है ना, 0.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस हो गया कितना, 2 इंटू 10⁻11। चलो सॉल्व करते हैं। 3.14 तो चला गया। ठीक है, यहां पर आ गया मेरे ख्याल से 16 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4, ऑलराइट 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। और यहां पर ये 0.2 मतलब ये इसको अगर हमने 4 लिखा तो 10⁻³ 10⁻³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻6। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 10⁻5 मीटर। तो अगर 2 इंटू 10⁻5 है तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 10⁻6 है, तो ये 20 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो आंसर में आप 20 मार्क कर देना, जल्दी जल्दी में 2 मत लिख देना। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई, 20 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। In an experiment to determine Young's modulus, steel wires of 5 different lengths, ठीक है, but of same cross sectional area were taken and curves between extension and load were obtained. The slope, extension upon load of the curve were plotted with the wire length and following graph is obtained. ठीक है, okay. If Young's modulus of given wire is x into 10⁻11, then value of x is, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो अब आप देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस होता है लोड अपॉन एरिया, ये हुआ स्ट्रेस, डिनोमिनेटर में क्या आता है, एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। ठीक है, अब देखो एक्सटेंशन अपॉन लोड डिनोमिनेटर में है, अपॉन लेंथ। यहां से देखो अगर इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब कि अगर एरिया को छोड़ करके बाकी ये पूरी वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से आप देखो एक्सटेंशन अपॉन लोड, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालू ना, स्लोप, तो क्या होगा, एक्सटेंशन अपॉन लोड इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्लोप कहां बैठेगा, डिनोमिनेटर में। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं कि ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1.25। ठीक है, एक्सटेंशन डिनोमिनेटर में लिखना है तो 0.25। ऑलराइट, यहां मैं लिख ही देता हूं, रुक जाओ। देखो एक्सटेंशन को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5। ठीक है, अपॉन लेंथ। ये वाली वैल्यू अगर मुझे लिखना है
तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, 0.25 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1, ठीक है। और यही पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहां डिनोमिनेटर में प्लग कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर इसको डिनोमिनेटर में मैं प्लग करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन एरिया। अब एरिया देखते हैं, एरिया हमारे लिए क्या है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो ये हो गया मेरे ख्याल से 10⁻11 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11 SI यूनिट्स, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आंसर आप 2 डाल देना क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ वायर W1 एंड W2 आर मेड ऑफ सम सेम मटेरियल हैविंग ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 1.25 इंटू 10⁻9, ठीक है। W1 and W2 have cross-sectional areas of 8 into 10⁻⁷ and 4 into 10⁻⁷ respectively. Masses of 20 kg and 10 kg hangs from them as shown in the figure. The maximum mass that can be placed in the pan, ठीक है। चलो for W1 ब्रेकिंग फोर्स निकालते हैं। For W1 ब्रेकिंग फोर्स F1 आ जाएगा, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है 1.25 इंटू 10⁻9, इसको मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना, 8 इंटू 10⁻⁷। तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 125 का 8 टाइम्स, 125 का 8 टाइम्स हो जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। फॉर वेट W2, फॉर W2 अगर मैं ब्रेकिंग फोर्स F2 देखूंगा तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻9, नहीं, हाँ, ब्रेकिंग स्ट्रेस तो यही है, और एरिया कितना है, एग्जैक्टली हाफ, 4 इंटू 10⁻⁷, तो एरिया हाफ है, तो ये 500 न्यूटन आ जाएगा। तो 500 न्यूटन अगर इसके ऊपर लगा तो ये टूट जाएगा, और 1000 न्यूटन अगर इसके ऊपर लगा तो ये टूट जाएगा। तो आई थिंक पहले ये टूटेगा। अगर मैंने पैन पे 40 किलोग्राम रख दिया, 40 kg, तो देखो 50, यहां पर कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा, यहां पर टेंशन 500 न्यूटन, यहां पर कितना डेवलप होगा, 20 + 10 + 40 मतलब 70, 700 न्यूटन। तो ये तो नहीं टूटेगा, यहां पर 700 न्यूटन डेवलप होगा, ये नहीं टूटेगा, और यहां पे 500 न्यूटन आ जाएगा, अब ये टूट जाएगा। तो एक्चुअली मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, 40 किलोग्राम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिगर बिलो शोज अ लिक्विड बीइंग पुश्ड आउट of the tube by a piston having area of cross section 2, ठीक है। The area of cross section at the outlet is कितना है, 10 millimeter square. The piston is pushed at a speed of 4 centimeter per second. The speed of outgoing fluid is, तो ये मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं, V1A1, ठीक है, V1A1 मतलब कि 2, अब देखो सेंटीमीटर में ही चाहिए हमको, ठीक है, तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो अ पिस्टन हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 लिख लिया, और स्पीड लिख ली हमने कितनी, 4, इज इक्वल टू आउटलेट का एरिया कितना है, 10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इसको लिखोगे तो 10 का पावर -2 लिख दोगे। अब सब कुछ मैंने सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा है, ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी लिख लेते हैं v, ठीक है। तो ये हो गया, v का वैल्यू हो गया 8/10⁻⁻1 मतलब 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आइडल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 800, ठीक है, फ्लो स्मूथली थ्रू अ बेंड पाइप that tapers in cross sectional area from A to A/2. Pressure difference between the wide and narrow section of pipe is 4100, ठीक है। At wider section the velocity of fluid is, ठीक है। यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, तो पहली बात तो V1A1 is equal to V1A,
ये ए है ना, V1 A इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाइड बाई A बाई 2 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू आ गई 2V1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम लगा देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि PA, ये वाले पॉइंट को A बोल देते हैं, ये वाले पॉइंट को या ये पॉइंट को 1 बोल देते हैं। चलो, ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर चलो बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ये होगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। वहां हाइट तो कुछ है नहीं, तो यहां से P1 माइनस P2 प्लस रो जी एच, ये आ जाएगा रो टाइम्स रो बाय 2 टाइम्स V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। तो यहां से ये हो जाएगा रो बाय 2, V2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4V1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3V1 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2 प्लस रो जी एच। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं बोल दूंगा V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, ये 2/3 टाइम्स रो, ब्रैकेट के अंदर देखो P1 माइनस P2 कितना लिखा हुआ है, 4100। ठीक है, 4100 4100 प्लस H की वैल्यू कितनी है 1 और रो की वैल्यू कितनी है 800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000। ठीक है, और यहां पर 800 था, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 800 और इधर आ जाएगा 12,001,2100। ठीक है, ऐसा आ गया V1 का स्क्वायर। देखते हैं और क्या आएगा ये। तो आई थिंक ये 2 0 चला जाएगा और एक 2 चला जाएगा, तो ये यहां से इफेक्टिवली आ जाएगा 11/2√3। ये हो गया V1 का वैल्यू SI यूनिट में। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमको 6 चाहिए था, तो इसको 11√3/6 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। ये आएगा V1। अब ये ऊपर जो है पूरा रूट के अंदर डालना है, तो ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर क्या होगा 1 to 1 और उसका 3 टाइम्स 1 to 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/6, ये हो जाएगा V1। तो यहां से x की वैल्यू 1 to 1 का 3 टाइम्स, तो 363 मतलब 363 इसकी जो भी SI यूनिट होगी उसमें आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग डाल देंगे 363। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Velocity of upper layer of water in river is 36 km/h. Shearing stress between horizontal layers of water is 10⁻³ Depth of river is. Coefficient of viscosity भी given है। अब देखो, अगर ये ऐसा 2 लेयर्स हैं, ये सबसे नीचे वाली लेयर है ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो यहां वेलोसिटी ना के बराबर होगी, और यहां पर वेलोसिटी ये है 36 इंटू 5/18 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये वाली डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा हमारे लिए 10/Δx। ठीक है, अब देखो विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड वो होता है ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। तो यहां से डेल्टा एक्स मिलेगा ईटा ए डेल्टा वी अपॉन विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब देखो, ये विस्कस फोर्स है सर, लेयर्स के पैरेलल लग रहा होगा, तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया ये होता है हमारे लिए क्या, शियरिंग स्ट्रेस। तो डिनोमिनेटर में आएगा शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा क्या, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऊपर की तरफ 10 पावर -2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस कितना है, 10 पावर -3, ठीक है। डेल्टा वी वो कितना है 20, एक मिनट 10 10 10, ठीक है। और कुछ रह गया नहीं, तो ये हो जाएगा 10 पावर 2 मतलब 100 मीटर, है ना। तो आंसर आ गया 100 मीटर इस क्वेश्चन का, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ सरफेस टेंशंस ऑफ मर्करी एंड वाटर, ठीक है। रेशियो ऑफ सरफेस टेंशंस ऑफ मर्करी एंड वाटर इज गिवन टू बी 7.5 while ratio of their densities is 13.6, ठीक है। Their contact angles with glass are close to 135 and 0. It is observed that mercury gets depressed by an amount H in a capillary tube of radius R1, while water rises by the same amount H in a capillary tube of radius R2. Obviously, cos 135 नेगेटिव होगा तो डिप, और cos 0 पॉजिटिव होगा तो हाइट, ठीक है। खैर, मॉड ऑफ H1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ H2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब H होता क्या है 2t cos थीटा अपॉन और R रो जी, तो यहां से 2t1 cos थीटा 1 अपॉन R1 रो 1 जी इज इक्वल टू हो जाएगा 2t2 cos थीटा 2 अपॉन R2 रो 2 जी, ठीक है। ओके, अब हमको निकालना है ठीक है, अब हमको निकालना है R1 अपॉन R2। तो यहां से देखो R1 अपॉन R2 अगर आप देखोगे तो R1 को इधर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा T1 cos थीटा 1 अपॉन रो 1, ठीक है। और रो 2 इधर आएगा, रो 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा T2 cos थीटा 2, ठीक है। चलो वैल्यूज डालते हैं, cos 135 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन T1 अपॉन T2 ये हो जाएगा 7.5 अपॉन 1, ठीक है। और रो 2 अपॉन रो 1 ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, रो 2 अपॉन रो 1 ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 13.61, ऑल राइट, ठीक है। तो अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/5 आ जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को उनके प्रिपरेशन के लिए, और आगे इसी सीरीज में और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे PYQs के लेके मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।